ओके, तो मैं पिछली बार जो प्रॉब्लम्स करवा रहा था वो ये थी कि अगर दो चार्ज फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड रखे हुए हैं स्पेस में, और एक थर्ड चार्ज को मैं रखना चाहता हूं सच दैट वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो कहां पे रखूं? तो मैंने पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है या दोनों चार्ज का नेचर नेगेटिव है, तो एक ही पोजीशन आती है जहां पे आप थर्ड चार्ज को रख सकते हो, वो होगी बीच में कहीं पे। अच्छा, बीच में भी कहां रखोगे वो आपको निकालना पड़ेगा। और मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी आपको अच्छी तरीके से, एक प्रॉब्लम जो है करवाई थी, उसमें मैंने पोजीशन निकाल के दिखाई थी, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आओगे सर इक्विलिब्रियम किस टाइप का था, अनस्टेबल है, स्टेबल है, ये आपको कैसे पता चला। मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। पोजीशन आप निकालोगे, इक्विलिब्रियम मैं बताऊंगा, और ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे आखिरी में, जो है 4 एक्सप्लेन किए थे कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और आप थर्ड चार्ज रखना चाहते हो और थर्ड चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो मैं यहां से प्रूव कर देता हूं, देखो यहां से मैंने दोनों चार्ज लिए हैं, दो चार्ज कौन कौन से हैं, +16e प्लस ई, और मैं थर्ड चार्ज को रखना चाहता हूं बीच में कहीं पे, और थर्ड चार्ज का मैंने नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया है, दो केस लूंगा मैं यहां पे, ठीक है ना। तो सम कुछ ऐसा है कि दो चार्ज जो है ना फिक्स्ड है स्पेस में, +6e, ये पहला चार्ज हो गया, और दूसरा चार्ज है +e। ये स्पेस में फिक्स किए हुए हैं, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। पूछा है कि बताओ फाइंड आउट वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। पहला केस है इफ द थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव +e, तो मैं +e ले रहा हूं। पिछले क्लास में अगर याद होगा तो मैंने -e लिया था, मतलब नेगेटिव चार्ज लिया था, तो नेगेटिव भी है, देखो नीचे वाला केस नेगेटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं इफ द थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। अच्छा, एनडीए का भी पेपर देने गए हैं क्या बच्चे? हाँ सर, कुछ है हाँ, और कुछ बच्चे गए हैं। अच्छा कुछ बच्चे गए हैं, ओके ठीक। हाँ कल पेपर है, कल है। मैं तो सोच रहा था शायद स्टे लग जाएगा उस पर, कई, क्योंकि कई बच्चों ने जो है बोला था कि सर कोविड फैल रहा है, इसलिए जो है एनडीए वो यूपीएससी वालों से बोला था कि पोस्टपोन कर दो, पता नहीं हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं ज़्यादा। ठीक है चलो, अब वो बोल रहा है कि +e को कहाँ रखूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ फर्स्ट और थर्ड रीजन में तो नहीं रख सकते, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में नहीं रख सकते, यहाँ पे इस लाइन पे रखोगे ऑब्वियस सी बात है, बट लाइन के +16a के लेफ्ट साइड में और +e की राइट साइड में नहीं रख सकते आप। ये मैंने पिछली बार एक्सप्लेन कर दिया था ऐसा क्यों होता है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। ओके, तो हम बीच में ही कहीं रखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, बीच में मतलब एग्जैक्टली 5 मीटर पे नहीं, 5 सेंटीमीटर पे नहीं, बीच में कहीं रखा है, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। तो अगर ये x है तो ये तो पता ही चल रहा है, ये 10 - x हो जाएगा। ओके, तो अब जरा मुझे बताओ कि मैंने यहाँ बीच में रखा +e चार्ज, यहाँ कहीं रखा है ये +e, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। अच्छा, +e कहाँ लगाएगा, ये वाला चार्ज कहाँ लगाएगा, रिपेल करेगा इसे इस डायरेक्शन में, F1, ठीक है। ध्यान देना, ये जो F1 है
दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय प्लस ई ऑन प्लस ई, ध्यान देना चीज को, इस चार्ज की वजह से है F1। और कितना है 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रिपेल कर रहा है तो बाहर की तरफ लगेगी। हाँ बिल्कुल, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देनी चाहिए ना। और 16 ए की वजह से कितना लगेगा, 16 ई कितना लगाएगा, 16 ई लगाएगा इस तरफ, रिपेल करेगा ये भी, F2 1/4πε0 16 ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ आपको क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देना है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो कैंसल आउट भी हो जाएगा। दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। सो क्या आंसर आ रहा है, 1/4πε0 कैंसल आउट, ई स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, 8 सेंटीमीटर। ओके चलो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब आप रूट लोगे तो कौन सा साइन लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दो साइन आएंगे वैसे तो, प्लस माइनस, लेकिन आप प्लस वाला ही साइन लोगे, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, 16 का रूट 4 हो जाएगा ये, 4/x, प्लस माइनस दो साइन आते हैं, प्लस से ही आंसर आएगा, ध्यान देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 4x, 5x इज इक्वल टू 40, x कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट चार्ज जो प्लस ई है वो कितनी दूरी पे रखा जाएगा, 8 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाएगा। प्लस ई के पास होगा, ये ध्यान देना। ये वाला जो है ना, ये वाला जो चार्ज रखा है प्लस ई जो रखा है, वो इस वाले चार्ज के पास होगा, इस वाले चार्ज के पास रखा जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ध्यान देना। ऐसा भी हो सकता है 8 सेंटीमीटर राइट ऑफ 16 ई, या 2 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ प्लस ई, ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम में है, डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में है। अब आपको ये चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पे फोर्सेस लगा रहा हूँ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज F1 प्लस ई, ठीक है। ये जो F1 है ये प्लस ई के द्वारा, ये वाला जो चार्ज रखा है ना, इस साइड जो रखा हुआ है, ये वाला चार्ज जो रखा है, ये वाला, इसके द्वारा जो फोर्स लग रही है वो F1 है। और F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय प्लस 16 ई। और एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर पे एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। अब इमेजिन करो कि अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा किधर, इस साइड डिस्प्लेस कर रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बताओ कौन सी फोर्स बढ़ेगी और कौन सी फोर्स घटेगी, F1 F2 में से कौन बढ़ेगा। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस ई और प्लस ई के बीच का डिस्टेंस ये है ना, ये था, ये डिक्रीज हो रहा है। यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना, दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये प्लस ई और प्लस ई के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है घट रहा है, अगर आप इसको इधर मूव करवाओगे तो प्लस ई के द्वारा, इसके द्वारा जो फोर्स इस पे लगाई जाएगी वो बढ़ेगी, ध्यान देना। तो ये वाली फोर्स F1 क्या हो गई, बढ़ गई, जो रिपेलिंग फोर्स है। हाँ, एज
force between plus E and plus E increases due to distance decreases. अब plus E plus P पे repelling force लगा रहा है F1, ठीक है ना, तो F1 बढ़ी और F2 क्या हुई, F2 घटी, क्योंकि प्लस 16 E और E के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो F2 घटा, F2 घटी। तो मैंने देखो वेक्टर के फॉर्म में बनाया हुआ है, ये वाला वेक्टर F1 बड़ा बनाया, F2 छोटा बनाया, तो इस चार्ज पे ये जो चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स in the direction of original position. So net force is acting in the direction of original position. So plus E, that is third charge, will regain its original position. तो कैसा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल की अनस्टेबल। जब अपने आप अपनी पोजीशन को पार्टिकल रिगेन करने की कोशिश करता है तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल की अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। So the particle is in stable equilibrium. तो यही मैंने पॉइंट लिखवाया है, अगर याद होगा मैंने ऊपर जो पॉइंट लिखवाया है वो यही है। देखो देखो क्या पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट केस, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और थर्ड चार्ज, ऑब्वियसली बात है, तो थर्ड चार्ज हैज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में रखना है, सो दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो लेकिन फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट केस में अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव थर्ड चार्ज, तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर बाय द वे यही चार्ज नेगेटिव हो जाता तो ये क्या होता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थर्ड चार्ज जो सेकंड केस है, सेकंड केस जो है वो क्या है, इफ द थर्ड चार्ज इज -2e, ये अब आपको निकाल के दिखाना कि मैं कहां पे रखूं उसे। प्लीज सब निकालेंगे। इफ द थर्ड चार्ज इज -2e, तो कहां पे रखा जाए, ऑफ कोर्स बीच में ही कहीं रखा जाना है, लेकिन कहां पे रखा जाए ये आप निकाल के दिखाओगे। हाँ डेफिनेटली दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो दोनों फोर्सेस लिखो और दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो। यहाँ बीच में कहीं रखा जाना है, -2e, ये डिस्टेंस x ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया 10 - x। जल्दी प्लीज आंसर निकालो, सब निकालेंगे। बहुत सिंपल समय है, बहुत सिंपल समय, समझ में आ गए ना एक बार तो कर लोगे। और ये बहुत बार आते हैं, मैं बता रहा हूँ, जेई मेंस नीट वीट में तो भरे रहते हैं, ये हर साल एक आ जाता है। इस -2e पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, प्लस ई किधर लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव। प्लस ई प्लस ई, प्लस ई, ये माइनस है, ध्यान देना, -2e, तो प्लस ई कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा ना। अट्रैक्टिव। कितना, 1/4πε0 2e² प्लस माइनस, फिर मैं ध्यान दे रहा हूं, प्लस माइनस माइनस मत लिख देना, हम सिर्फ वैल्यू लेते हैं, नेचर, हमें नेचर ऑफ द फोर्स खुद पता कर लेते हैं हम, हमें पता है वो कैसी होगी। प्लस 16e किधर लगाएगा, अट्रैक्टिव,
कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 32 e² / x²। बहुत बढ़िया, 8 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अच्छा, अगर 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ध्यान देना, तो इससे एक चीज और पता चल जाती है। कौन मुझे बताएगा ये क्या चीज पता चल रही है? e² गया, ये 16 से गया, 16/x², 1/10 - x फिर रूट लो, 4/x क्या हो जाएगा, 1/10 - 6। सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना, नेगेटिव मत लेना। 40 - 4x = 5x। x क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। हाँ, 8 सेंटीमीटर है। तो इससे एक बहुत अच्छी चीज पता चली। क्या पता चली, ध्यान देना, कि प्लस ई जब रखा था तो भी उतनी ही दूरी पे रखा 8 सेंटीमीटर, और -2e पे रखा तो भी 8 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो इससे क्या पता चला, दैट, कई बार ये पूछ लेते हैं ऐसे, दैट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, नेचर एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। ये चीज समझ में आई है सबको? बताओ। यस सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो थर्ड चार्ज है ना, ये कहां पे रखा जाएगा? वो वहीं रखा जाएगा जहां पे, मतलब एक फिक्स है, एक फिक्स जगह है। इस केस में 8 सेंटीमीटर आ रही है वो, तो 8 सेंटीमीटर पे ही रखा जाएगा, चाहे वो चार्ज प्लस ई हो या माइनस ई हो या +2e हो या -2e हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पोजीशन कौन डिफाइन करता है? सिर्फ थर्ड चार्ज की। ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज for equilibrium is decided by other two charges। जो अदर टू चार्ज है ना, वो डिसाइड करते हैं। ध्यान देना, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। देखो, वो यहां पे प्रूफ हो चुका है। ध्यान देना कि प्लस ई जो रखा था वो भी 8 सेंटीमीटर पे रखा गया था, और जैसे ही मैंने चार्ज की वैल्यू बताई -2e करा, तो यानी कि मैंने चार्ज का जो वैल्यू है वो डबल कर दी और उसका नेचर चेंज कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया, तो भी पोजीशन 8 सेंटीमीटर ही आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज की वैल्यू और नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि उसे कहाँ रखना है। कौन डिसाइड करता है? सिर्फ जो बाकी बचे हुए दो चार्ज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उसे कहाँ रखना है, कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें। अच्छा, कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अब क्या है, देखो, मैं ये हर बार नहीं बताऊंगा आपको, ये प्लस माइनस इसे इतना डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, खुद चेक करो, बताओ। दोनों चार्ज कैसे हैं? दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। और थर्ड चार्ज कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो the third charge is unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, कि अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये रिगेन नहीं कर पाएगा। ये किस तरफ भागेगा? या तो अगर आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसे, तो ये इधर भाग जाएगा, और अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया तो ये इधर भागेगा। ये इसके साथ प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। समझ में आ गया है? यस सर, अब दूं 2-3 क्वेश्चन, ये खुद करोगे?
2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप धड़ाधड़ करके दिखाओ, फिर मैं प्लस माइनस 2 चार्ज दूंगा, प्लस माइनस वाले केस ले लूंगा। ये बताओ जरा जल्दी। चलो सब करेंगे प्लीज, सब करेंगे। पहला क्वेश्चन धीरे धीरे ले रहा हूं, बताओ जल्दी। पहले जैसा ही है ना ये अभी? टू फिक्स चार्ज प्लस 4e प्लस e यूनिट, are separated by distance a, where should a third charge should be placed for it to be in equilibrium? तो बीच में ही रखा जाएगा कहीं पे, तो x दूरी पे 2a/3 from 4a। ये जो चार्ज है, अब बोला है पॉइंट चार्ज, तो अब आप बोलोगे सर थर्ड चार्ज का तो नेचर नहीं दिया, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान देना। तो प्लस ले लो माइनस से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे प्लस क्यू मान लिया, मान लो। अब ये प्लस 4 ही क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितनी फोर्स से? 1/4πε0 4eq/x², और ये प्लस ई रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ 1/4πε0 QE/a-x²। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं? यस। उड़ा दो, जैसे ही आप उड़ाते हो तो बचता क्या है, 1/a-x² इज इक्वल टू 4/x²। रूट लो, 1/a-x क्या हो जाएगा, 2/x, और x क्या हो जाएगा, 2a/3। So 2a/3 from 4e और a/3 from प्लस e, दोनों लिख सकते हो। अच्छा कैसा इक्विलिब्रियम में? प्लस क्यू लिखा हुआ है, आप चेक करो पीछे जाके, चेक करो। अगर प्लस क्यू है तो कैसा इक्विलिब्रियम में? स्टेबल, बहुत बढ़िया। सो इफ प्लस क्यू इज टेकन, यहां लिख ले रहा हूं, प्लस क्यू इज टेकन, if plus q is taken, then stable equilibrium, and minus q is taken, then unstable equilibrium। एक और कर लो, ये वाला कर लो। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना कि क्या बोला गया है।
अच्छा चलो, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसी में पूछ लेता हूँ, इसी में मैं एक और चीज ऐड कर लेता हूँ जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। ऐड क्या है, ध्यान देना। ऐड में ये कर रहा हूँ कि भाई प्लस क्यू तो इक्विलिब्रियम में है, यस, प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, डेफिनेटली प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में है, ध्यान देना। बट अगर मैं इसी में बी पार्ट पूछ लूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ, ध्यान से समझना इसको, व्हाट इज द नेचर ऑफ, अगर मैं ऐसे डाल देता, व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज so that plus 4e and plus e are also in equilibrium। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या बोलोगे कि सर आपने तो बोला है ये दोनों फिक्स्ड हैं, लेकिन टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज हैं, तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ना दिया जाए कि इफ प्लस 4e and प्लस e चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, तो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ कि थर्ड चार्ज की वैल्यू कितनी लूं सो दैट प्लस 4e एंड प्लस ई आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। अब मैं इस पे आऊंगा, ये वही क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज q एंड 2q, q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस के d। ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। बोल रहा है थर्ड चार्ज q इज केप्ट अलोंग दी सेम लाइन, सेम लाइन पे रखा गया है, in such a way the net force acting on q and 2q is 0। मतलब q and 2q पे जो फोर्स लग रही है वो 0 है। तो बोला है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम चार्ज q। अब बताओ कहां रखना चाहिए मुझे, इस थर्ड चार्ज को कहां पे रखूंगा, कौन बताएगा ये? टू पीछे आगे आएगा ना। कहां पे रखना चाहिए मुझे, क्या मैं यहां रख सकता हूं? नो सर। नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए थर्ड चार्ज को, पहली बात तो इन्होंने एक और चीज है कि इन्होंने नेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, नेचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। मान लीजिए मैंने थर्ड चार्ज को यहां रखा, प्लस क्यू यहां पे रख दिया इस रीजन में, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसे क्या करेगा? अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम चार्ज क्यू so that the net force acting on q and 2q is 0। q and 2q पे net force 0 देखनी है। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर मैंने इसको प्लस q माना और यहां पे रख दिया, q से इधर रखा, तो ये इसे क्या करेगा, प्लस q क्या करेगा, q को रिपेल करेगा, और 2q क्या करेगा, q को रिपेल करेगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, दिस कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बट क्या 2q आ पाएगा, बताओ जरा, क्या 2q इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? q क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये कैपिटल Q भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। ये चीज आई समझ में? यस सर। अब आप बोलोगे कि सर चलो यहां नहीं रखा गया, यहां रख लो, फिर इधर रख लो। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आप बोलोगे यहां रख के देखो सर, अब बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम में रह सकता है? 2q कैन बी इन इक्विलिब्रियम, बट q नहीं रह सकता, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ में आई? सर क्यू क्यों नहीं कर पाएगा?
क्यू नहीं रह सकता, क्योंकि प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू करेगा इसे रिपेल करेगा और टू क्यू भी रिपेल करेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये इधर भगा देंगे इसे, तो नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ए की जगह बचती है, ए की जगह बताओ, बीच में रख दिया मान लो, तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। तो बीच में रख दिया तो अब एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ये दोनों अब इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। हाँ देख रहे हैं अभी, अगर बीच में रखा प्लस क्यू, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और टू क्यू भी रिपेल करेगा, तो ये दोनों भाग गए, ये भागेगा इधर, ये भागेगा इधर, तो प्लस क्यू बीच में भी नहीं रख सकते। इसका मतलब प्लस क्यू चलेगा ही नहीं, प्लस क्यू को तो आप कहीं पे भी नहीं रख सकते। समझ में आया क्या? यस सर। तो माइनस क्यू चल सकता है, माइनस क्यू चल सकता है, माइनस क्यू रखना पड़ेगा आपको। तो माइनस क्यू देखो कहां रख सकते हो, माइनस क्यू यहां रख सकते हो। देखो जरा, अगर मैंने बीच में रखा माइनस क्यू, ये समझाने का तरीका है, वरना क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है। माइनस क्यू को रखा तो शायद हो सके ऐसा, माइनस क्यू क्या करेगा, क्यू को अट्रैक्ट करेगा और टू क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो सकती हैं कि नहीं? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, कैन बी इन इक्विलिब्रियम। और टू क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू टू क्यू को अट्रैक्ट करेगा और क्यू टू क्यू को रिपेल करेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो सकती है, तो कैन बी इन इक्विलिब्रियम। तो माइनस क्यू चल सकता है। अब कैसे करें, ध्यान देना, यही चीज पूछी है। अब देखो बहुत सिंपल है, अब देखो बीच में कहीं रख देना। क्वेश्चन नंबर ये बचा, प्लस क्यू प्लस टू क्यू, माइनस क्यू रखो बीच में। क्वेश्चन में दिया नहीं है, ध्यान देना, लेकिन समझना पड़ेगा ये जो क्यू है, जो थर्ड चार्ज है, उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होना चाहिए। अब कितनी दूरी पे रखा है, मान लीजिए x दूरी पे रखा है, यही मुझे निकालना है। ध्यान से समझना, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम चार्ज q, तो मैं यहां पे रख रहा हूं, ध्यान देना। तो ये जो डिस्टेंस है वो है d, यस। अब बताओ कैसे निकालें, क्या मुझे पहले x निकालना पड़ेगा? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान दो, प्लस क्यू पे, प्लस क्यू की बात कर रहा हूं मैं, प्लस क्यू को क्यू अट्रैक्ट करेगा कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताएगा कोई, क्या प्रॉब्लम है? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आ रहे हैं, दिख रहा है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को आपको हटाना पड़ेगा, तभी एक्स डी के फॉर्म में निकलेगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, प्लस टू क्यू भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो प्लस टू क्यू को भी इक्विलिब्रियम में कर दो। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, दोनों को इक्विलिब्रियम में कर दो। अब प्लस टू को इक्विलिब्रियम में कैसे करूं, ये जो माइनस क्यू है, ये प्लस टू को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू
बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो q है ये इसे रिपेल करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। यहां से दूसरी इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल q कैपिटल Q डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, और q कैंसिल आउट हुआ एक। तो बचा क्या? ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को क्या करो, ये जो q बाई डी स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दो। सो फ्रॉम 1 and 2 q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा q बाय एक्स स्क्वायर। ये q भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आंसर आ गया आपका, रूट ले लो दोनों तरफ। अब कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। √2 डी माइनस एक्स इजिकल टू 1/x। सो आंसर आया √2x इजिकल टू डी माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आओ, तो आंसर आ रहा है d अपॉन √2 + 1 और d √2 - 1 दोनों हो सकता है। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया था +q और +2q इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है ना। तो तीसरा चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? तीसरा चार्ज का नेचर उनके जैसा नहीं चलेगा, ध्यान देना। प्लस नहीं चलेगा, माइनस ही चलेगा, माइनस ही रखना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो बीच में कहीं पे नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा आपको, बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा, ताकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। ध्यान देना इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। और अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, हाँ दूसरी देखो, दो चीज इक्विलिब्रियम में दी है, दोनों चार्ज, ये जो +q, ये +q और +2q पे नेट फोर्स 0 लग रही है। तो मैंने वही चीज की, मैंने पहले क्या किया, +q पे फोर्स देखी, पहले देखा इक्विलिब्रियम ऑफ +q, उससे मैंने पहली इक्वेशन निकाली, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक है। और फिर क्या देखा, सेकेंड इक्विलिब्रियम ऑफ +2q देखा। +q पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं? +q पे लगाएगा -Q +2q, दोनों फोर्स देखी, इक्वेट किया, पहली इक्वेशन निकली। फिर +2q पे फोर्स कौन लगाएगा? +2q पे कौन लगाएगा? +2q पे लगाएगा -q और +q, ठीक है। वो दोनों फोर्स को इक्वेट किया, दो इक्वेशन निकली, दोनों में से क्या एलिमिनेट किया? चार्जेस को एलिमिनेट किया, तो बचा क्या? सिर्फ x बचा, x और d, और सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। यस, समझ में आया है? Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि अच्छा भी था। चलो अब मैं तीसरा करवा रहा हूं, चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। फिर मैं तीसरे केस पे चलूंगा।
कौन बताएगा पहला केस? नेचर क्या है? ये दोनों तो है ही पॉजिटिव, प्लस क्यू क्यू, और ये कैपिटल क्यू है। तीनों को प्लेस किया गया है सच दैट डिस्टेंस ऑफ 4q फ्रॉम फ्रॉम कैपिटल क्यू एंड क्यू इज x एंड x/2। तो लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q। q का नेचर और मैग्नीट्यूड बताओ सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज q इज 0। अब जरा मुझे बताओ कि कैसा होना चाहिए कैपिटल Q का नेचर। ये प्लस क्यू क्या करेगा? ये तो प्लस है ना, ये दोनों तो प्लस ही हैं, दिए नहीं है प्लस है लेकिन, ठीक है ना। अगर नहीं होते इन दोनों का, अगर नेचर पूछा जाता कोई सा भी, दिया नहीं है तो प्लस ही है। क्यू का पूछा है ना, इसलिए वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। +4q और ये प्लस क्यू। अब मुझे बताओ क्यू को इक्विलिब्रियम में पूछा है तो क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? यस, रिपल्सिव होना चाहिए। नहीं देखो, ध्यान देना, पूछा है कैलकुलेट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q सच दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज q। कैपिटल क्यू पे पूछ रहा हूं कि कैपिटल क्यू पे जो फोर्स है ना वो 0 लग रही है, तो इसका नेचर बताओ, इसका नेचर बताओ। अब ये तो लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। ये +4q इस प्लस क्यू को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। ये चीज समझ में आई? तो इस कैपिटल क्यू को भी प्लस क्यू को क्या करना पड़ेगा? रिपेल ही करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अट्रैक्ट कर लिया, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेचर ऑफ क्यू क्या है? पॉजिटिव है। सबसे पहले तो ये ध्यान दो। अब बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? तो कुछ नहीं है, F1 निकाल लो, F2 निकाल लो। F1 कितना है? F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय +4q ऑन प्लस क्यू। कितना होगा? 1/4πε0 4q² का होल स्क्वायर। और F2 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय प्लस कैपिटल Q ऑन प्लस Q। तो वो कितना होगा? 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है? ये भी x/2 ही होगा, ध्यान देना। दिया नहीं है लेकिन x/2 ही होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आंसर आ रहा है? यस, क्या आंसर है? ये पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ। 4q² = स्मॉल q कैपिटल Q, एक स्मॉल q भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर क्या है? 4 स्मॉल q = कैपिटल Q। कैपिटल Q कैसा होना चाहिए? 4q होना चाहिए पॉजिटिव में। ये आपका आंसर है। नेचर होना चाहिए पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 4q। फिर समझा रहा हूं, ध्यान देना, समझना इस चीज को सर कि इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? क्या? इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? किसका? प्लस क्यू का? यस सर। चेक करो, करो चेक, खुद बताओ। क्वेश्चन अभी ये है, ध्यान दो। जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उन्हें चेक करो, कैसा कैसा होगा बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों चार्ज ये पॉजिटिव हैं,
तो जो मैंने पॉइंट लिखवाया था उस हिसाब से आप देख सकते हो। थर्ड चार्ज जो है प्लस क्यू हो गया, तो थर्ड चार्ज अगर प्लस क्यू है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से करो। नेचर और मैग्नीट्यूड ये क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएंगे। अब मैं तीसरा पार्ट पे चल रहा हूं जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये तीन ही केस बन सकते हैं, ध्यान देना। if the two charges are opposite in nature, ये इंपॉर्टेंट केस है। मान लीजिए ऐसे दे दिया 4q और ये दे दिया -q। अब बोला है बताओ थर्ड चार्ज कहां रखूं? where the थर्ड चार्ज दिया हुआ है क्या? -e, ध्यान देना, is placed so that it is in equilibrium। अब ध्यान देना, अब इस केस में आप बीच में नहीं रख सकते। कौन मुझे बताएगा ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए मैंने यहां पे रखा, सर बीच में रखेंगे तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा। हाँ, दोनों फोर्सेस जो लगाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ बीच में रख दिया, -e रख दिया, तो ये क्या कर रहा है -e, ये -q क्या करेगा? -e को रिपेल करेगा, और ये +4e -e को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये -e किधर भागेगा? +q की तरफ भाग जाएगा, +4q की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। इसलिए बीच में तो आप रख ही नहीं सकते। तो कहाँ रखोगे? अब मेरे पास, राइट साइड। हाँ, अब मेरे पास दो ही रीजन बचते हैं। कौन से? एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन हो सकता है। अब आपको क्या लगेगा कि सर ऐसे तो दो रीजन है, मतलब दो जगह रख सकता हूँ, या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो। तो ऐसी दो जगह है, दो नहीं है, एक्चुअल में एक ही जगह होती है। ध्यान देना कहाँ होगी, अब मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। थोड़ा सा सोच के बताओ। सर पुराने वाले केस की तरह बनाना पड़ेगा ना, कि मतलब दो सेम चार्जेस एंड पे होंगे और अनलाइक चार्ज बीच में होगा। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से मतलब बताओ। कि अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हमें जो मिलेगा उसको मतलब पुराना वाला केस बनाना पड़ेगा। मतलब दो एक्सट्रीम एंड में सेम चार्ज होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे एक्सट्रीम एंड पे, फिर दोनों नेगेटिव करने पड़ेंगे। आपका बैकग्राउंड खुला हुआ है क्या? मुझे ज्यादा क्या बोल रहे हो आप? फिर से एक बार बताओ। ये मैं बोल बैकग्राउंड जो रहा है, था हाँ कि जो चार्ज मिलेगा हमें, हाँ, उसको उसकी मदद से हमें पिछले वाला केस ही बनाना पड़ेगा। मतलब एक्सट्रीम एंड्स पे सेम चार्जेस होंगे। एक्सट्रीम एंड्स पे सेम चार्जेस की बात कर रहे हो आप? हाँ, लेकिन इसमें एक्सट्रीम एंड्स पे सेम चार्जेस दिए नहीं है ना। मतलब हमें बनाना पड़ेगा ना, मतलब जो चार्ज मिलेगा उसकी मदद से। कैसे बनाओगे? मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, और जो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव के लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा तो केस बनाने के लिए। हाँ, मतलब वही मैं पोजीशन देख रहा हूँ ना मैं, कि हाँ -e को मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, है ना। मैं -e को कहाँ रखना चाहता हूँ, -e को मैं कहाँ पे रखूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यही बोलने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ और है? ये बोल रहे हैं। ओके, तो -e को मैं अब कहाँ रखूँ? बीच में तो नहीं रख सकता। तो अब मेरे पास दो पोजीशंस हैं कि या तो मैं यहाँ रख लूँ या यहाँ रखूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ रखा, -e यहाँ रखा, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये इक्विलिब्रियम में आ जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
तो ऐसा हो सकता है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें। अगर मैं यहां रखता हूं तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ऐसा भी हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं इधर रखता हूं, अब मैं दोनों पोजीशन एक एक करके देख रहा हूं। मान लीजिए आपने यहां से x दूरी पे रखा, यहां पे रख दिया -e को। अब मैं -e की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। -e को ये -q है, ये -e को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस हाँ, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा x + 10। और +4q -e को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QE अपॉन x²। अच्छा, अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, देखना जरा, क्या 4QE QE से बड़ा है कि छोटा है? यस, बड़ा ही क्या है सर? वैल्यू 4QE QE से बड़ा है कि छोटा है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, या लेसर देन है? ग्रेटर। ग्रेटर देन है, वो ऑब्वियस सी बात है। मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, नेचर वाइज नहीं देख रहा। नेचर देखने की जरूरत ही नहीं होती इन चीजों में, ठीक है ना। मैं फोर्सेस तो अपनी तरीके से देख सकता हूं, मुझे पता है प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि 4q + 4QE QE से क्या है, बड़ा है नेचर वाइज। और मुझे बताओ x + 10 और x में कौन बड़ा है कौन छोटा है? x + 10 बड़ा है x सर। + 10 x + 10 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, x से बड़ा है। तो अब मुझे बताओ कि 4QE एक बड़ी क्वांटिटी है और उसे एक छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। x², अगर x छोटा है तो x² और छोटा हो गया, तो एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से, बड़ी क्वांटिटी है, ध्यान देना, और ये छोटी क्वांटिटी है, इन दोनों को डिवाइड किया। फिर QE एक छोटी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया। तो बताओ, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल आ सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। एक बड़ी क्वांटिटी को जब आप छोटी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए एक बड़ी क्वांटिटी है 10, ठीक है, और उसे डिवाइड कर रहे हो आप 0.1 से, और एक छोटी क्वांटिटी है 0.1 और उसे एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों इक्वेट करो, दोनों इक्वल तो आ ही नहीं सकते भाई। ये आएगा 100 और ये आएगा 0.01। आया समझ में? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फोर्स, ध्यान देना, ये वाली फोर्स, ये वाली जो फोर्स है 4QE, अच्छा, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है स्वतः ही लगा है, अपने आप ही लगा हुआ है वो, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सेम रहती है। तो कौन ज्यादा है इसमें, ये तो काफी बड़ा हो गया। 4QE/x² जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QE/x², ये काफी बड़ा है, किससे, इससे। दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन, काफी बड़ा है। तो ध्यान देना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगी। आया समझ में? यस सर।
तो कहां पे रख सकते हो आप? थर्ड चार्ज कैन ओनली बी प्लेस्ड नियर टू माइनस क्यू। ध्यान देना, माइनस क्यू के आसपास ही रख सकते हो। तो माइनस क्यू के किधर रखोगे? इधर। या बल्कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जो छोटा चार्ज होगी ना, जिसकी वैल्यू जो है छोटी है, जैसे माइनस क्यू है, अगर ये प्लस क्यू होता और ये माइनस 4 क्यू होता, तो जो छोटा चार्ज है, जिसकी वैल्यू वाइज छोटा चार्ज है, उसके लेफ्ट या राइट साइड में रखोगे। हमेशा छोटे चार्ज के पास रखोगे। मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता लेफ्ट और राइट, क्योंकि अगर ये केस यहाँ होता, ऐसा होता, तो फिर मैं क्या कहाँ रखता? मैं फिर यहाँ रखता। लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट साइड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस चार्ज की वैल्यू छोटी होगी, प्लेस नियर टू placed near to the charge whose value is small। ध्यान से समझ लो। तो यहां पे किस तरफ रखोगे आप? किस तरफ रखोगे? प्लस क्यू के, माइनस क्यू के राइट साइड में। ध्यान देना। तो अब आप मुझे खुद बता सकते हो, ये फिर क्वेश्चन कुछ बचता नहीं है। ध्यान देना। यहां रखोगे आप। अब मान लो यहां से x दूरी पे रखा है और ये खुद 10 सेंटीमीटर है। अब जरा मुझे निकाल के दिखाओ आंसर क्या है। मैंने जो बोला समझ में आया? यस सर। ओके। अब बताओ, 4q प्लस ई को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितनी फोर्स है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4qe अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये माइनस ई माइनस क्यू को क्या करेगा? रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qe बाय एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को इक्वेट करते हो तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, qe कैंसिल आउट, बचा क्या? 4/10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर। रूट ले लो। हमेशा पॉजिटिव साइन, ध्यान देना। तो एक्स आंसर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। यस, आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ, 10 सेंटीमीटर ऑफ माइनस क्यू, ऑफकोर्स राइट साइड में। ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि ये कैसा है, इक्विलिब्रियम कैसा है, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। तो ये चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिर वही तरीका, चेक करने का तरीका, आप क्या करोगे? माइनस ई को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखोगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को जो मैं अब बताने वाला हूं। ठीक है, जब आपने यहां पे रखा था माइनस ई को, यहां पे इसको F1 मान रहा हूं, इसको F2 मान रहा हूं। F1 और F2 दोनों इक्वेट कर रही है, इक्वल है, अपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय माइनस क्यू। ध्यान देना, दिस इज बाय माइनस क्यू, ये माइनस क्यू की वजह से है। और F2 क्या है? प्लस 4q की वजह से। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझ के बताना। अगर मान लीजिए आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कहां?
यहां पे। सोचो कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी, माइनस क्यू की वजह से कि प्लस 4 क्यू की वजह से? माइनस क्यू से सर। बहुत समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि ये किसके ज्यादा, आप बोलोगे सर दोनों के पास आ रहा है। अरे भाई दोनों के पास तो आ रहा है, प्लस 4 क्यू के पास भी आ रहा है, प्लस ई के पास भी आ रहा है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा हुआ होगा, ध्यान देना, कि जब ये माइनस ई बहुत पास होगा किसके, ध्यान देना, माइनस क्यू के बहुत पास होगा, माइनस ई के बहुत पास होगा। दोनों देखो समझने की कोशिश करो, दोनों चार्ज देखो देखो, प्लस 4 क्यू प्लस ई, डिस्टेंस तो दोनों का घट रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा आपको? डिस्टेंस तो दोनों का घट रहा है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दोनों का डिस्टेंस, जब आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो तो दोनों का डिस्टेंस ही तो घट रहा है। माइनस क्यू और माइनस ई के बीच का भी डिस्टेंस घट रहा है, और प्लस 4 क्यू और माइनस ई के बीच का डिस्टेंस तो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो ऑब्जर्व कैसे करोगे? ऑब्जर्व ऐसे करोगे कि ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा हुआ होगा, ध्यान देना। ये जो प्लस ई है ना, अगर ये माइनस जी ई जब आपने इस तरफ डिस्प्लेस किया होगा, तो ये जब बहुत पास रखा है, ध्यान देना, बहुत पास रखा है किसके, माइनस क्यू के, तो माइनस क्यू क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत पास रखा है माइनस क्यू के, तो इस पर रिपेल ज्यादा करेगा, ज्यादा रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, और प्लस 4 क्यू उतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये किधर भागेगा, इस तरफ भागेगा। यहां पे नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। यहां पे नेट फोर्स कितनी है, 0। अब जैसे ही ये दूर जाएगा, इधर पहुंचेगा, तो क्या होगा, जैसे ही यहां पहुंचता है, इधर जाता है, तो क्या होगा, जो माइनस क्यू की रिपेलिंग फोर्स है वो थोड़ी सी घटेगी, और प्लस 4 क्यू की अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करवाऊंगा ना आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ना 2 मिनट में समझ में आता है। लेकिन अभी ऐसे सोचो कि जब ये बहुत पास होता है, माइनस ई जो है माइनस क्यू के पास होगा, तो माइनस क्यू का रिपल्शन माइनस ई पे ज्यादा है कंपेयर टू 4 क्यू का अट्रैक्शन। तो जैसे ही आप इसे डिस्प्लेस करते हो, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, इस पे नेट फोर्स लगेगी इधर। इतना बताने के लिए काफी है मेरे ख्याल से। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे अब मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, माइनस ई इस केस में इफ द थर्ड चार्ज is negative, then it is in stable equilibrium। लेकिन अगर यही चार्ज क्या हो जाता, अगर प्लस क्यू लेते तो भी इक्विलिब्रियम में रहता। ध्यान देना, अगर प्लस क्यू लोगे तो भी इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि प्लस 4 क्यू प्लस ई को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो प्लस क्यू प्लस ई भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, और यहीं पे रहेगा, ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर पे। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने इसे थोड़ा सा रिपेल, थोड़ा सा इधर खींचने की कोशिश की, इधर डिस्प्लेस करने की कोशिश की, तो अब क्या होगा, ये जो माइनस क्यू है ना, ये जो चार्ज है प्लस ई, ये माइनस क्यू के पास जा रहा है, तो माइनस क्यू की फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। माइनस क्यू की फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है, और प्लस 4 क्यू की उतनी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, रिपेलिंग फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाएगी। तो इस पे नेट फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ। तो ये अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा। तो अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So if third charge is positive,
इट इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करवाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, ध्यान देना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इसलिए समझाया इस तरीके से कि जब आप चार्ज को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करते हो तो जो उसके नियर बाई चार्ज होता है उसकी फोर्स डोमिनेट करती है। अगर उसकी फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसे अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप इसे डिस्प्लेस करते हो लेफ्ट साइड में तो माइनस क्यू है ना, नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लस क्यू है, तो इसकी जो फोर्स है माइनस क्यू फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, तो उसे खींच लेगी अपनी तरफ, तो अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा ये, तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन जैसे यहां पे देख रहे हो आप, माइनस ई को जैसे ही आप डिस्प्लेस करते हो लेफ्ट साइड में, तो क्योंकि इसके जो पास रखा हुआ चार्ज है माइनस ही है, तो उसकी फोर्स रिपल्सिव है तो वो डोमिनेट करेगी, तो इसे अपने पोजीशन पे लेके आ जाएगी वो वापस। तो इसलिए जो है ये फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये चीज समझ में आई? यस यस सर। बताओ जल्दी, नहीं समझ में आई है? वैसे भी मैं फिर से करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया आपको। चैट में लिख के बताओ समझ में आया क्या? यस सर। चलो ठीक है, अब मुझे ये करके बताओ जरा। यस अब ये बताओ करके जल्दी। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। बोल रहा है बताओ थर्ड चार्ज कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? किस तरफ रखूंगा बताएगा कोई? यस कहां पे रखूंगा? सर सेंटर में -2 नहीं आएगा into सर। 10⁻⁻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 
है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं, क्योंकि लेफ्ट में तो बीच में आ जाएगा, ठीक है, राइट यहां रखूंगा मैं एक्स पूरी पे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है थर्ड चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करती पोजीशन, थर्ड चार्ज कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस ई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्विलिब्रियम जो है चेंज होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। सर यस सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। डन सर। ओके अच्छा, प्लस ई को कौन अपनी तरफ खींचेगा? सर -2 × 10⁻⁶ हाँ, तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कितनी फोर्स से? 1/4πε0 2 × 10⁻⁶ into e divided by x², ये F1 है, ठीक है, चलो आ गया।
और ये +8 अपने से दूर फेंकने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा F2, और F2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 into 10⁻⁻6 into E डिवाइडेड बाय x + 20 का होल स्क्वायर। और ये दोनों फोर्स क्या कर सकते हो आप, इक्वेट कर दो, तभी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, और ये 10⁻6 कैंसिल आउट, और ये 4 से चले जाएगा। 1/x² 4/x + 20 का होल स्क्वायर, रूट ले लो, रूट लोगे तो बचेगा क्या 1/x = 2/x + 20, प्लस लेना है, ध्यान देना, बहुत बार बता चुका हूं अब तो। हाँ तो आंसर आ रहा है आपका x + 20 = 2x, x इधर जाएगा तो x क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। ठीक है, राइट ऑफ बी का मतलब क्या, सेकेंड चार्ज। अच्छा इक्विलिब्रियम भी बता दो, कैसा इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं अपनी पोजीशन से इधर, जो उसके नियर बाय चार्ज है, ध्यान देना नियर बाय चार्ज कैसे, कौन कौन है, नेगेटिव चार्ज, उसकी फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। अब डोमिनेट करेगी तो अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, अपनी तरफ खींचेगी, तो ये अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, Unstable. इट इज अनस्टेबल। Unstable. बहुत बढ़िया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कर लोगे अब तो ये। Yes sir. चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को ग्रेविटेशनल फील्ड याद है, यस, Gm/r². हाँ मैं फॉर्मूला नहीं पूछा ना, मैंने पूछा था कि चलो ये बताओ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, सोचो फील्ड क्या होती है। अब फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि दिमाग में आपके ये आएगा कि सर ये +Q1 चार्ज हो गया, ये +Q2 चार्ज हो गया, ऐसा क्या हो रहा है कि ये +Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, रिपेलिंग फोर्स। क्योंकि रियल लाइफ में जब हम देखते हैं तो रियलिटी में ऐसा होता है कि फोर्स एक ही तरीके से लगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए मुझे एक आदमी को दूसरे आदमी को घूसा मारना है, ये पंच करना चाहता है इसे, तो पंच करने का एक ही तरीका है, ये पास आए और उस पे जो है पंच कर दे, उसके मुंह पे पंच मारे। पंच मारने के लिए उसे कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, अपने आप को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि फोर्स ना रियलिटी में, रियल लाइफ में जब हम देखते हैं, मतलब हमारी रियल, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि फोर्स जो है ना दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि कांटेक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है। जैसे कोलिजन में आपने पढ़ा था, एक बॉडी ए है, बी है, ये रेस्ट पे है और इसको भगा दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी, इस पे इंपल्सिव फोर्स लगाती है एक,
इम्पल्सिव फोर्स क्या करेगी, बी को दौड़ाएगी और ए को डीएक्सेलरेट करती है, एक बी को एक्सेलरेट करती है और ए को डीएक्सेलरेट कर देती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पे तो कांटेक्ट ही नहीं है, दो चार्ज को स्पेस में रख दिया, कैसे फोर्स लगा रहा है Q1 Q2, तो ये फील्ड के द्वारा लगता है। इसलिए मुझे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, फील्ड। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज की वजह से फील्ड, फील्ड ड्यू टू चार्ज, ऐसे सोच लो। दिस इज इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रिक मींस हो गया चार्ज, एंड फील्ड क्या मतलब, चार्ज की वजह से जो फील्ड लग रही है। ध्यान देना, आया समझ में? चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, फील्ड क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए, एक सोर्स चार्ज चाहिए होता है। सोर्स चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो फील्ड क्रिएट करता है। ध्यान देना, ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको एक स्पेस में एक चार्ज रखना पड़ेगा, स्पेस में एक चार्ज रखना पड़ेगा। जो मैं अभी नाम दे रहा हूं उसे सोर्स चार्ज। सोर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या करेगा, ये क्रिएट कर रहा है अपने आसपास फील्ड। समझ में आया? अब यस सर। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि फील्ड क्रिएट हुई? आपको कैसे पता चला? आप अगर यहां पे खड़े हो गए तो आप पे थोड़ा फोर्स लगाएगा ये। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, तो आपको कैसा पता चला? तो मैं बोलूंगा मुझे, मेरे पास एक और चार्ज है, इसको मैं बोलूंगा प्रोब चार्ज, Q0, इसे बोलूंगा प्रोब चार्ज। और कई बार बुक में लिखा रहता है इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड क्रिएट करता है कहां, स्पेस के अराउंड, स्पेस में फील्ड क्रिएट करता है। और प्रोब चार्ज उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। आया समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूं, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से, इट इज दी स्पेस अराउंड अ चार्ज, जिसे हम अभी नाम दे रहे हैं सोर्स चार्ज। ध्यान देना, ये सोर्स चार्ज ही होता है, बुक में लिखा नहीं रहता लेकिन ये सोर्स चार्ज है, ध्यान देना। इट इज अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर if some other charge is placed, अच्छा, some other charge कौन सा चार्ज है, अदर चार्ज कौन सा है, चार्ज। प्रोब चार्ज या टेस्ट चार्ज, दोनों लिख रहा हूं। some other charge is placed, so if this, it is a space around a charge where if some other charge is placed will experience a force given by Coulomb's law। जो फोर्स आप कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है इस तरीके से। अब और सोचो, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब आपने प्रोब चार्ज नहीं रखा था तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, क्या कुछ फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी? तो मैं बोलूंगा यस, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपने आसपास स्पेस के अराउंड, ये पूरा स्पेस है। अच्छा, स्पेस कहां तक फैला हुआ है, इंफिनिटी तक। ध्यान देना, इंफिनिटी तक, ध्यान देना। इंफिनिटी तक फैला हुआ है स्पेस। So in this space, a field is created.
बाय सोर्स चार्ज। ये क्रिएट कर दिए, ध्यान देना, सोर्स चार्ज ने क्रिएट कर दिए। अब आप प्रोब चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये प्रोब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये प्लस क्यू पे कर रही है, ध्यान देना, सोर्स चार्ज पे ही कर रही है। सोर्स चार्ज ने क्रिएट कर दिया अपने पूरे स्पेस में क्रिएट कर दिए, जितना भी स्पेस इसके आसपास है, अब कितनी दूरी तक, इनफाइनाइट तक, ध्यान देना। ये सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके बैठ गया है अपनी जगह। अब आप बोलोगे कि क्या सर प्रोब चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो मैं बोलूंगा प्रोब चार्ज सिर्फ क्या करता है, इस फील्ड को डिटेक्ट करने के काम में आता है, और प्रोब चार्ज का कोई रोल नहीं है, ध्यान देना। प्रोब चार्ज जो है रखोगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हटा दोगे तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं है आप डिटेक्ट नहीं कर रहे हो, उसका मतलब जरूरी नहीं कुछ ना हो, वहां पे कुछ ना कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही आप रखते हो, आर दूरी पे रखते हो, ध्यान देना, आर दूरी पे एक प्रोब चार्ज रख रहे हो। अब आप बोलोगे सर प्रोब चार्ज कैसा लोगे, प्लस लोगे या माइनस लोगे। अब जनरली क्या होता है, ये कन्वेंशन यूज की जाती है, इसे बोला जाता है कई बार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। प्रोब चार्ज जो है वो हमेशा कैसा लिया जाता है, ध्यान देना, इसे बुक में ऐसा लिखा जाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बाय कन्वेंशन है, ध्यान देना, ये मैं बोल दे रहा हूं, बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन का मतलब क्या है, लिया है आपने। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो तो उसमें नेगेटिव टेस्ट चार्ज दिया जाए, लेकिन ऐसी बुक मैंने देखी नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो जितना मैंने पढ़ा है, 8-10 बुकें जितनी भी आप जेई लेवल पे पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पढ़ोगे, तो वहां पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज देखा नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छा साइंटिस्ट है जिसने अपनी ही मतलब पूरी की पूरी बुक लिखी अपने तरीके से, तो वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी ले लेता है प्रूफ चार्ज को, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लोगे, बाय कन्वेंशन है। अब थोड़ा सोचो, जैसे ही आपने चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट, प्रोब चार्ज रखा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल कर देगा। जैसे ही फोर्स लगनी स्टार्ट, अच्छा फोर्स कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। आ रही है समझ में बात? यस, समझ में आया? यस सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से समझना इस चीज को। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड लगेगी ना? यस सर। तो इस डायरेक्शन का, आउटवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले रहा हूं आर कैप, ध्यान देना। तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और क्योंकि ये आर कैप की डायरेक्शन में लग रही है तो आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट क्या है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट की, किसने क्रिएट की, सोर्स चार्ज। क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज, and there is no role of probe charge in its creation। ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं मैं। तो प्रोब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स में से, ये जो फोर्स है ना, इसमें से क्यू नॉट, ये जो, क्योंकि इस फोर्स में क्या आ रहा है, सोर्स चार्ज की वैल्यू भी आ रही है और प्रोब चार्ज की वैल्यू आ रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस फोर्स में से सोर्स प्रोब चार्ज हट जाए, सिर्फ सोर्स चार्ज रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए, एफ को, इस फोर्स में से, ध्यान दो, इस फोर्स में से
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये है फोर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाए, सोर्स चार्ज रह जाए, प्रोब चार्ज ना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए फोर्स को? अरे भाई कहां चले गए? इधर ही सर। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूं कि इस फोर्स में, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है, इसमें सिर्फ सोर्स चार्ज रहे, प्रोब चार्ज ना रहे, तो मुझे इस फोर्स के साथ क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। डिवाइड करेंगे सर टेस्ट चार्ज को। हाँ तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या करो, Q नॉट से डिवाइड कर देना, तो जो बची हुई क्वांटिटी आएगी उसको क्या बोलते हैं? E। इसी को बोला जाता है, बहुत सारे नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को नाम दिया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देखो कितने सारे नाम दे दिए, सब एक ही है, वेक्टर है ये। अभी पूछूंगा क्यों है। बचा क्या देखो, क्यू नॉट कैंसल आउट, बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर के। इसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसने क्रिएट की? सोर्स चार्ज सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज का नेचर कैसा है? अभी देखो, पॉजिटिव। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज कैसा है? डायरेक्शन किस तरफ है? रेडियली आउटवर्ड। वाई रेडियली आउटवर्ड? क्योंकि आर कैप की डायरेक्शन में, देखो आर कैप की डायरेक्शन, और आर कैप कहां का यूनिट वेक्टर है? रेडियली आउटवर्ड का, बाहर की तरफ का है, देखो बाहर की तरफ का है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहां तक आया समझ में? चलो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। क्या है ना, बीच में जैसे ही मैं 5 मिनट बढ़ाता हूं तो बच्चे भागने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और मैं चाहता नहीं हूं कि ये जो है आपसे मिस हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पहले बात तो ये समझ लो, मैं आखिरी पॉइंट बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन क्रिएट करता है? सोर्स चार्ज क्रिएट करता है अपने स्पेस में, जहां पे रखा हुआ है, जो भी स्पेस उसके आसपास है। आसपास स्पेस का मतलब क्या है? जहां तक फैला हुआ है स्पेस, वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कैसे करोगे? वो क्रिएट करता है। डिटेक्ट कैसे करोगे? प्रोब चार्ज चाहिए या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही आप आर दूरी पे रखोगे, सोर्स चार्ज से किसी भी आर दूरी पे रखोगे, तो उस पर कुछ फोर्स लगती है जो कूलम्स लॉ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और उस फोर्स को आप क्या कर देना? प्रोब चार्ज से इंडिपेंडेंट बना देना, क्योंकि प्रोब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, क्रिएशन में कोई रोल नहीं होता। तो Q नॉट से आप डिवाइड कर दो, तो बची हुई क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलते हैं। अब यहां से मैं आगे चलूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।